हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया रखा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अभी तुरंत तैयार कर लेना, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यंग के द्वि स्लिट प्रयोग से फ्रिंजों की चौड़ाई दो तरीके से पूछा जाता है, या फिर दीप्त में पूछा गया या फिर अदीप्त में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों ही निकालेंगे, आपको जो पूछा है आप वही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पहले से बना दिया है जिससे टाइम की बचत हो। तो बेटा आप इधर समझेंगे। बेटा इस प्रयोग को करने के लिए वैज्ञानिकों को एक वर्णी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता थी, यानी कि जिसमें आवृत्ति एक ही हो और आयाम एक हो और तरंग दैर्ध्य भी कैसा हो, एक हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कोई प्रकाश स्रोत, यानी कि यहाँ से बल्ब मान सकते हैं इसको, या सूर्य की रोशनी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जिससे लाइट निकल रही हो, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके सामने एक ऐसा प्लेट रख दी है, या दफ्ती मान सकते हैं, इसमें एक छिद्र कर दिया गया। तो यहाँ से जो लाइट निकल रही थी वो लाइट ऐसे फैलती हुई निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। जब फैलती हुई निकलेगी तो इसके पास में एक और प्लेट रखी हुई है जिसमें दो छिद्र कर दिए गए, ठीक। इसमें जब दो छिद्र कर दिए गए तो यही एक लाइट होगी, और वही लाइट यहां से होकर गुजरेगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो लाइट यहां से जा रही है वही लाइट यहां से जा रही है। अब दोनों में एक ही प्रकाश से आने वाली, एक ही प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश आ रही है, और जिसका तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति और आयाम तीनों बराबर रहेंगे। अब यहाँ से बेटा लाइट जो निकलेगी इस छिद्र में से, जो लाइट निकलेगी वो कुछ इस तरीके से फैलती हुई निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ से भी लाइट फैलती हुई निकलेगी। तो हम ये सभी लाइट को ना दिखाते हुए हमने सिर्फ दो लाइन, ऊपर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इसमें ये वाली लाइन ले ली है और इसमें ये वाली लाइन ले ली है, यानी प्रकाश किरण ले ली है, और इन्हीं दोनों लाइन को हमने यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए ये प्लेट रखी हुई है और इसमें छिद्र है ये इस जगह पे, तो यहाँ से लाइट दी जा रही है, ये एक बड़ी प्रकाश स्रोत है, यहाँ आप लिख लेना है। अब यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो ऐसे फैलती, इस जगह से फैलती हुई ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पर एक और प्लेट रख दी गई है और जिसमें दो छिद्र, एक ये है S1 और एक है S2, ठीक है। यहाँ से छिद्र से होते हुए एक प्रकाश ऐसे निकलता है और दूसरा S2 ये है छिद्र, स्लिट को बेटा छिद्र भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइट जो निकल रही है वो ऐसे फैलती निकल रही है। यहाँ से लाइट निकलने वाली और यहाँ से लाइट निकलने वाली, ये दोनों एक दूसरे को हम मानते हैं यहाँ पर व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। इसमें व्यतिकरण की घटना होती है, हम बाद में समझाएंगे, पहले आप सब शॉर्ट में समझ लीजिए। यहाँ पे जो लाइट निकलेगी वो एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, और जिस जगह पर ये एक दूसरे पर पर्दे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्रिंज बन जाएगी, यानी कि दीप्त और अदीप्त की फ्रिंज बन जाती है। उसी का हमें फ्रिंज की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा डायग्राम आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। यहाँ से एक लाइट जा रही है इस तरीके से, यहाँ से S2 से लाइट जा रही है, वो बिंदु P पे मिल रही है, ठीक है। इन दोनों कौन सा स्लिट यानी छिद्र S1 और छिद्र S2 के ठीक बीच वाली जगह को हमने C माना हुआ है, केंद्र, ठीक है। यहाँ से कैपिटल D दूरी पर एक और पर्दा रखा हुआ है, जहां पर यहाँ से जो लाइट जा रही थी वो इस पर अध्यारोपित हो रही है, यानी छप रही है पर्दा पे, ठीक है। इसी केंद्र से एकदम सीधे पर जाएंगे और इस पर्दे पर जो जगह पड़ रही है इसको हमने माना हुआ है O, और O से इतनी दूरी पर, यानी XM, सिविक्स में M लिखा हुआ है, इतनी दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर ये अध्यारोपित हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया यहाँ पर इस जगह से एक लंब डाला हुआ है। लंब का मतलब यह है जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी की हमने इसकी दूरी ये ले ली है, यानी ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये दूरी दोनों कैसी बराबर, एक्स्ट्रा इतना हो रहा है। आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट जा रही है वो और यहाँ से जो लाइट जा रही है वो, इन दोनों के रास्तों में ये थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, ये वाली लाइट है ना थोड़ी ज़्यादा चल रही है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से S2 से लेके A तक की जो दूरी एक्स्ट्रा हो रही थी वो हमने यहाँ पर अलग डिनोट कर दिया है, और यहाँ से AP और S1P ये दोनों दूरी कैसी बेटा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे एकदम सीधे पर डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि S2 और A ये दूरी है, जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी वो एक्स्ट्रा चली जा रही है। देखो अब यहाँ से दूरी S1 से P तक चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर S2 से P और कितना एक्स्ट्रा, ये वाली लाइट है वो कितनी ज़्यादा चल रही है, वो इतनी ज़्यादा चली है S2 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये इस दूरी को हम बोलते हैं पथांतर, यानी पथों में अंतर। यहाँ पर जो पथ है, जो रास्ता चल रही है वो
और यहाँ पर जो रास्ता चला इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, इसी को बेटा बोलेंगे पथांतर। तो हम पहले यहाँ पे इसका पथांतर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं चाहिए। और दोनों स्लिटों, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर 2D मानना है। क्या मानना है? 2D, ठीक है। ये हो गया 2D। अब D भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 2D लेके चलेंगे, क्योंकि इसके ठीक मध्य में यहाँ से लेके यहाँ तक D हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक D हो जाएगा, तो D और D 2D हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों पर्दों के बीच की दूरी यहाँ पर हमने माना हुआ है कैपिटल D, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने एंगल से हमने इधर लंब डाला हुआ है, ये एंगल और इस एंगल के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके टाइम क्वेश्चन के बचत के लिए। देखेंगे, माना कि एस एक रेखा छिद्र अथवा स्लिट है, ठीक है। एस क्या है यहाँ पर? ये एस एक स्लिट है, यानी छिद्र, रेखा छिद्र, बहुत संकीर्ण छिद्र है, अथवा स्लिट है जो एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित है, यानी एक बड़ी मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें एक ही कलर वाला प्रकाश है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, एस से समान दूरियों पर, एस से समान दूरियों पर दो रेखा छिद्र है, S1 और S2 है, ये लिखा हुआ है S1 और S2। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं, इन दोनों बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण होने से, यानी यहाँ पे जो लाइट निकलेगी ऐसे और यहाँ से लाइट ऐसे फैलती हुई निकलेगी, तो इनके बीच में क्या होगा? टकराव होगा, इसको अध्यारोपण बोलते हैं। होने से व्यतिकरण की घटना होती है जो D दूरी पर, यानी कि जो यहाँ से जो व्यतिकरण की घटना होगी वो D दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पर्दे पर क्या बन जाएगी? व्यतिकरण फ्रिंजें बन जाएंगी। और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हमने यहाँ माना हुआ है 2D, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे बेटा, हमें सबसे पहले यहाँ पे पथांतर निकालना है। पथांतर मतलब ये जो लाइट चल रही है ये और ये लाइट चल रही है, इन दोनों जो लाइटें चल रही है इन दोनों के रास्ते में कितना अंतर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इतना ये वाली जो लाइट है S2 से P के बीच में, ये वाली जो लाइट है इतनी रास्ता ज़्यादा चल रही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमको यही S2A हमें निकालना है पथांतर, जिसको हम पथांतर को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ से लेके S2 और A के बीच की दूरी को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं, और डेल्टा x को हम बेटा लिखते हैं पथांतर, ठीक है। पथांतर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो S2 यानी ये कहाँ से कहाँ तक है? S2 से लेके A तक, ठीक है। S2 से लेके A तक को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा x, और जिसको हम पथांतर बोलते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? देखो सिंपल सा, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको एक ट्रायंगल ये ले लेना, ये वाला जो मैंने एंगल बनाया हो, एक ट्रायंगल ये ले लेना, ठीक है, इस तरीके से बस। और दोनों को समरूप लिख देना। समरूप हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा कौन सा त्रिभुज? S2 S1A। यहाँ लिखेंगे बेटा त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज कौन सा? एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये एंगल बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। त्रिभुज PCO समरूप हैं तब, और जब समरूप हैं तब इसकी तुलना इससे करेंगे, इस त्रिभुज की तुलना हम इस त्रिभुज से करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा? ये कोण बना हुआ, कोण के सामने वाली भुजा ये होगी लंब, तो लंब बट्टे आधार दे लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, और लंब बट्टे ये क्या है? कर्ण है ना, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण, ठीक है। हम यहाँ पे साइन वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा इस त्रिभुज में हो गया, इस त्रिभुज में हो गया लंब, ये हो गया, ठीक है। तो लंब हो गया यहाँ पर बेटा क्या? S2A अपॉन, और कर्ण हो गया S1 S2, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा बेटा? ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? PCO, जो लिखा हुआ है ना PCO। तो PCO में तो कोण ये हो गया, कोण के सामने वाली भुजा ये होगी लंब, तो लंब हो गया बेटा कौन सा? P से लेकर O तक, PO अपॉन में, और इसका इस त्रिभुज का कर्ण, लंब बटे कर्ण लिया ना, तो कर्ण ये हो गया ये वाला, ये कर्ण हमने माना हुआ है C से लेके P तक का, ठीक है। हाँ, आपको ये और बताना भूल गया बेटा, यहाँ से सेंटर से एक और लाइन हमने डॉट डॉट करके खींची हुई है, इनको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ठीक है। अब तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से हम S2A क्या करना है यहाँ पे? S2A हमने क्या माना हुआ है? डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा x, ठीक है। S1 S2 को हमने माना हुआ है 2D इक्वल टू PO, तो P से लेके O, ये हो गया। इसको PO को हमने क्या माना हुआ है? XM माना हुआ है, XM अपॉन CP, C से लेके P, CP हो गया, CP ये लिखा हुआ है। अब देखेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने नहीं माना हुआ है, लेकिन ये बेटा एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा है, तो छोटा है इसलिए हम यहाँ साइड में लिख देंगे इस तरीके से कि जो CP है वो CO के लगभग बराबर मानेंगे। हम क्या मानेंगे? CP है वो CO के क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CP की जगह लिख देंगे बेटा CO, ठीक है।
यानी कि ये CO के बराबर मानेंगे CP, क्योंकि संकीर्ण बहुत तो संकीर्ण होगा, ये बिंदु यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो हम CP और CO दोनों बराबर मान लेंगे। अब हम बेटा यहाँ से डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2D इधर आ जाएगा, तो 2D इंटू एक्स एम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा CO। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और CO की दूरी को हमने क्या माना हुआ है, D माना हुआ है, तो यहाँ D लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा D, कैपिटल D। ठीक है, यहाँ तक। अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आपको यहाँ तक तो बेटा सब में करना है, चाहे आपसे दीप्त पूछा जाए चाहे अदीप्त पूछा जाए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे बेटा दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, अब हम पहले दीप्त निकालेंगे, उसके बाद अदीप्त निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर हमने आपको बताया था, पथांतर हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का जो सूत्र होता है वो m इंटू लैम्डा होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। और अदीप्त के लिए करेंगे तो वहां से अलग करना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे भी डेल्टा एक्स का मान ये हो गया और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स का मान ये आपको याद करना है। ठीक है, रख दीजिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का मान ये है, ये हम इस जगह पर रख देंगे। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स का मान ये है, ये उठा के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी का मान, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा 2D इंटू एक्स एम अपॉन कैपिटल D इक्वल टू हो जाएगा m इंटू लैम्डा। अब बेटा यहाँ से हम इधर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स एम हमें निकालना है ना, तो ये क्या अपॉन वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा और ये अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इधर कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा बेटा एक्स एम इक्वल टू हो जाएगा m इंटू लैम्डा इंटू D और अपॉन में आ जाएगा 2D। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2D, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लैम्डा ये हो गया। ठीक है, ये एक मान निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड, यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे बेटा, अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे m की जगह पे ये मान लीजिए m में भी दीप्त फ्रिंज निकल के आई है। ठीक है, ये जो सूत्र निकल के आया है वो m में भी दीप्त फ्रिंज है। हम ये मानते हैं कि उसके जस्ट ऊपर वाला एक दीप्त फ्रिंज और ले लेते हैं, तो यहाँ पे m है तो हम अगले वाले में कर देंगे m+1। ठीक है, तो यहाँ करेंगे इसी प्रकार से इसी प्रकार क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे बेटा x और यहाँ लिखेंगे m+1 इक्वल टू, यहाँ पर m की जगह आ जाएगा m+1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा लैम्डा इंटू D अपॉन हो जाएगा बेटा 2D। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या निकालें, फ्रिंज चौड़ाई निकालनी। तो फ्रिंज चौड़ाई में क्या होता है, m+1 में से m माइनस करना रहता है। ठीक है, तो अब ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज करके इधर कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई निकालना है ना, तो फ्रिंज चौड़ाई यहाँ से लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई, जिसको हम W या फिर बीटा से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बीटा से लिखेंगे। ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई हमें निकालना है बीटा इक्वल टू, हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि इस तरीके से लिख देंगे हम समीकरण एक्स m+1 और माइनस के एक्स m। ठीक है, बड़े मान में से छोटा वाला मान क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। तो ये रखा हुआ है यहाँ पर m+1, यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू D अपॉन 2D माइनस, और यहाँ आपका था एक्स एम का मान था m इंटू लैम्डा इंटू D अपॉन था 2D। ठीक है, इसमें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा लैम्डा D 2D, तो इसमें से क्या आ जाएगा लैम्डा D अपॉन 2D हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा हुआ है सिर्फ क्या m+1 और पीछे m, ये हो गया। ठीक है, m से ये m कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा हुआ है बेटा D लैम्डा या लैम्डा D 2D और ब्रैकेट में बचा हुआ है +1। ठीक है, और +1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा क्या लैम्डा D अपॉन 2D। ठीक है, ये हो गया बेटा फ्रिंज चौड़ाई। ये किसकी निकल के आई है, दीप्त की फ्रिंज चौड़ाई निकल के आई है। ठीक है, अगर आपको दीप्त की फ्रिंज चौड़ाई पूछी है तो आपको यहाँ तक कर देना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अब हम निकालेंगे अदीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई। अब बेटा देखते हैं अदीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो ये यहाँ से अब लिखेंगे अदीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है बेटा, आपसे जो पूछा जाएगा आप वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होगा। मैंने अभी आपको पहला पॉइंट कराया था कौन सा,
दीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं किसके लिए, अदीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई। तो अदीप्त के लिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा पथांतर। तो अदीप्त के लिए पथांतर लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मतलब डेल्टा एक्स। यहां लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, अदीप्त के लिए फ्रिंज के लिए पथांतर होता है आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू 2m-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस बात को अदीप्त के लिए पथांतर के लिए सूत्र ये होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का सूत्र ये होता है, और दीप्त के लिए मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या था, m इंटू लेमडा। ये आपको दोनों लर्न करने हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, पहला वाला कौन सा था जो हम आपको पहले कराए थे ब्लैक पेन से। बेटा समीकरण 1 में हमने पथांतर निकाला हुआ था डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एम इंटू था 2d अपॉन डी। ये समीकरण नंबर 1 था, है ना, यही था ना। तो बस हम क्या करेंगे, ये वाला समीकरण नंबर 1 वह था, और अगर अदीप्त पूछा है तो उसके बाद डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, ये नंबर 2 से। तो अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो दोनों मान कैसे हैं, इसको देखो, ये भी डेल्टा एक्स पथांतर है, ये भी डेल्टा एक्स, तो इन दोनों इसका मान हम उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ रखेंगे बेटा डेल्टा, सॉरी, यहाँ आएगा आपका एक्स एम इंटू 2d अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा 2m-1 इंटू लेमडा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है, ये आपको कलर दिख नहीं रहा होगा। चलिए हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये किधर पहुँचेगा, ये इधर पहुँचेगा, तो ये जाएगा बेटा एक्स एम इक्वल टू हो जाएगा 2m-1 इंटू लेमडा अपॉन 2, और ये अपॉन में पहुँचेगा इधर, हो जाएगा मल्टीप्लाई में डी, और एक्स एम कहाँ पहुँचेगा, अपॉन में, इस तरीके से। सॉरी, एक्स एम निकालें तो 2d अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं d ऊपर पहुंचेगा और 2d कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा बेटा यहाँ बचेगा m-1 अपॉन 2 इंटू लेमडा अपॉन 2 इंटू डी अपॉन 2d। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स एम इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर m-1 अपॉन 2। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं चाहिए, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर 2 नहीं है तो अपन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ बचा हुआ है डी लेमडा पीछे कर दिया, अपन बचा हुआ है 2d। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये 2d थोड़ा ऊपर कर देना है ना, ये हो जाएगा डी लेमडा अपॉन 2d। ये हो गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, ये एम वी दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र आया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, m प्लस वी और ले लेते हैं। तो m+1 v व अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो यहाँ लिखेंगे बेटा एक्स m+1 इक्वल टू करेंगे, यहाँ करेंगे आप बेटा, यहाँ पर m की जगह हमने कर दिया m+1, तो यहाँ पर करेंगे m+1 इस जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा m+1 और माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, m की जगह पर क्या कर दिया हमने m+1 और पीछे -1/2 था इंटू डी लेमडा अपॉन 2d। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो प्लस का 1 और माइनस का 1/2, इसमें से माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा m+1/2, यानी 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, तो ये हो गया बेटा डी लेमडा अपॉन 2d। ठीक है, ये हो गया। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर कौन सा मानता है, 3rd, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब बस फ्रिंज चौड़ाई, अदीप्त की फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज करके कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इसमें से हम बड़ी फ्रिंज में से छोटी वाली फ्रिंज को हम क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा xm+1 माइनस के xm, ये हो गया। ठीक है, मार्क दीजिए, ये मान आया हुआ है यहाँ पर m+1/2, और यहाँ हो जाएगा डी लेमडा अपॉन 2d माइनस xm, ये निकला हुआ था, क्या था, m-1/2 और ब्रैकेट में था डी लेमडा अपॉन 2d। ये हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, फ्रिंज चौड़ाई जब निकालेंगे तो बड़े यानी m+1 में से m वाला माइनस कर देना। ठीक है, तो ये फ्रिंज चौड़ाई निकल के आ जाएगी। तो बट आप यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये और ये दोनों कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हुआ डी लेमडा अपॉन 2d, ब्रैकेट में बचा हुआ है यहाँ पर क्या, m+1/2, और यहाँ माइनस में बचा हुआ है m-1/2, ये। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही माइनस ओपन होगा इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ है बेटा डी लेमडा अपॉन 2d, ब्रैकेट में जो बचा हुआ है m+1/2, ये माइनस हो जाएगा m, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, इस तरीके से।
-m+1 दोनों कट जाएंगे। 1/2 बचा हुआ है d लैम्डा अपॉन 2d 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इसकी अब जरूरत नहीं है, यहाँ करेंगे बेटा अब हम, यहाँ हो जाएगा बीटा इजिकल टू डी लैम्डा अपॉन 2d, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा 1 और इस 1 का कोई मतलब नहीं, 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट के वही आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा बीटा इजिकल टू हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा मैंने आपको दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जो निगमन था वो हमने करा दिया है। आपको जैसा पूछा जाएगा आप वैसा करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो जरूर आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बेटा आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।